बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? पेपरों की तैयारी चल रही है आप लोगों की। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, लेकिन तबीयत साथ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कि ये हो जाएँ चीज़ें। जितना ज़्यादा मटेरियल आपको दे सकूँ, फ़ायदा पहुँच सके आप लोगों को, वो हो जाए काम। और देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे उस वाले मेन बड़े चैनल को कुछ इशू चल रहा है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे उस पे। फ़िलहाल समझें कि यही मेन चैनल है, ठीक है? इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी बच्चों को भी बता लें, शेयर कर लिया करें, ठीक है जी? तो यहाँ हम जो है तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम उसको क्लियर करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अभी हमने पहले पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि किसी सेट का जब कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो उसको यूनिवर्सल में से माइनस करवाते हैं। ठीक है, ये उसका फार्मूला है, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का हाली सी भी लिख सकते हैं। तो ए के तमाम एलिमेंट को इसमें से निकाल देते हैं, और जो यू में बाकी बचता है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होता है। सो देखें, द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट बिलोंग टू एनी अदर सेट। यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है, क्योंकि आंसर क्या देना होता है, जो यूनिवर्सल में बाकी बचे। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। The elements of the universal set which do not belong to another set, like set A, is called A complement or A complement of a set A, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो A के ऊपर C लगा दें या डैश लगा दें, एक ही बात है। नंबर 2 जो है, ये भी वही चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट वाला काम ही है। यहाँ पे भी माइनस ही करते हैं, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस कराना, ए में से बी को निकाल दें या बी में से ए को निकाल दें। तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ ऐसे बनाएंगे, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी एज ए माइनस बी लिख लेते हैं उसको। और वो क्या होगा, इज अ सेट, वो सेट होगा कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, क्योंकि जो पहला सेट होता है उसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। जैसे हम यहाँ पे ये कह रहे थे, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स को लिखेंगे, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी, जो बी से बिलोंग नहीं करते। तो ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। यहाँ सिर्फ ये है कि हम यूनिवर्सल में से माइनस कराते हैं, यहाँ पे दो सेटों को आपस में माइनस करा रहे होते हैं। नंबर 3 देखें, यहाँ पे क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है। वो कहता है कि जी ये एक सेट बना हुआ है और एक सेट ये बना हुआ है, तो बताएं इन दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क बड़ा बेसिक सा है। यहाँ देखें, एक सिंगल ब्रैकेट लगी हुई है, और यही जो मिडल ब्रैकेट होती है, यही हमारे सेट की निशानदही कर रही होती है कि ये एक सेट है, और उसके अंदर ये दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, ए और बी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक सेट बना, ठीक है, ये अंदर ये देखें एक सेट है, और उस सेट को एक और सेट के अंदर हमने डाल दिया हुआ है। तो ये जो बाहर वाली ब्रैकेट्स हैं, ये बता रही हैं कि उसके अंदर जो एक सेट है वो एक चीज़ है, एक एलिमेंट है, ठीक है ना। उस ब्रैकेटों के अंदर एक और ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये दोनों चूंकि इकट्ठी चीजें हो गई हुई हैं, तो ये एक सिंगल एलिमेंट कहलाएगा। ये दो एलिमेंट्स हैं, बस ये लिख देना है कि फर्स्ट सेट हमारा जो ए बी है कंटेन्स टू एलिमेंट्स, एंड द सेकंड सेट ये वाला कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। तो बस ठीक है, 2 नंबर में इतना ही एक्सप्लेन करते हैं। फिर ये पावर सेट की डेफिनेशन है, अ सेट विच इज फॉर्म्ड बाय कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज नोन एज पावर सेट। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर हमें कोई एक सेट दिया जाता है, तो उसके सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, तख्ती सेट जिसको हम कहते होते थे, तो जितने भी पावर उसके जो है सबसेट्स बन सके, उनको एक बड़े सेट के अंदर लिख लेते हैं। ये हमने 9-10 में भी पढ़ा हुआ है। ये शुरू में आसान है, लेकिन आगे थोड़े हैं ज़्यादा चीज़ ज़रा समझने वाले, तो पूरी वीडियो देखनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो पावर सेट को ऐसे लिखते हैं, पी ए इज इक्वल टू, पहले एम्प्टी सेट है, फिर ये ओरिजिनल एक एलिमेंट का अलहदा से सेट, दूसरे अकेले का अलहदा से सेट, फिर दोनों को इकट्ठा बना दिया। तो जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं, सबको एक बड़े सेट के अंदर लिख दे, तो वो क्या हो जाता है, पावर सेट हो जाता है। और यहाँ पे भी एक सवाल ये है, कई दफ़ा आया हुआ पेपर में, कि ये एक सेट है, तो इस सेट का पावर सेट बनाएं। अब फिर यहाँ आपने गौर करना है, देख लेना है कि इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट ये बी सी इकट्ठा है। तो फिर जैसे यहाँ दो चीज़ों के आपने ये 4 एलिमेंट्स बनाए थे, तो यहाँ पे भी इन दो चीज़ों के 4 एलिमेंट ही बनने हैं। देखें, पहले ए, अब सॉरी, पहले तो एम्प्टी सेट होगा ना, ठीक है, फिर ए अकेला है तो उसका अकेला सेट, ये पूरी चीज़ एक अकेली है तो उस अकेली का एक अलहदा से सेट, और फिर इन दो एलिमेंट्स को इकट्ठा, वो देखें इकट्ठा लिख दिया और सब को एक बड़ी ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये इसका पावर सेट बन जाएगा।
फिर ये एक सवाल है, अच्छा सवाल है, आप पेपर में आता है, ए माइनस बी ये आपने शो कराना है वेन डायग्राम के ज़रिए। लेकिन क्या कंडीशन है कि ये जो ए और बी सेट्स हैं ना ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो आपको पता है जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, चौकोर बनाते हैं, ठीक है, लंबाई चौड़ाई उसकी। लेकिन उसके अंदर जब सेट्स को शो कराना होता है तो वो हम क्या करते हैं, उनको एक सर्कल की शक्ल में बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा ए सेट है। अब बी सेट जो है जब बनाना है तो उसको टोटली अलहदा नहीं बनाना, क्योंकि टोटली अलहदा होता है डिसजॉइंट, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये कह रहा है ओवरलैप है, तो ओवरलैप का मतलब यही होगा कि उन दोनों सेटों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो सर्कल जो है आपने ऐसा करके बनाना है कि कुछ ना कुछ उन्हीं का हिस्सा जो है वो ओवरलैप करे। तो पहले तो ये बना लिया। अब हमें शो कराना है ए माइनस बी क्या है। तो ए में से बी को निकाल देना और आंसर क्या लेना, ए का जो बाकी हिस्सा बच जाए। तो ये ए है सारा, उसमें से बी निकाल दिया, तो जो ए बाकी बच गया है वो सारा हमारा आंसर होगा। तो इसको हमने ऐसे लाइनें शाइनें लगा के, तो जितना एरिया ए का बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो ये हमारा डन हो गया। फिर ये एक सवाल है और इंटरेस्टिंग है, पहेली की तरह का सवाल है। कहते हैं कैसे हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी के। अब ये थोड़ा सा गौर करना है। देखें, ए और बी का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन क्या होता है, वो तकाते यानी वो चीज़ें जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन हो वो चीज़ें, आंसर आ रहा है तो उसके एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जी 6 है, 6 चीज़ें आई हैं इनके इंटरसेक्शन के अंदर। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, असल एलिमेंट नहीं कि हो गिनती गिननी है कि हैं कितने। तो मिसाल के तौर पे ए इंटरसेक्शन बी में 6 एलिमेंट आते हैं, तो ए में कितने होंगे, ए में भी 6 हों, ठीक है ना, तभी तो वो दोनों बराबर होंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है कि ए में भी 6 हो और वो 6 के 6 उधर भी आए। तो वो तभी पॉसिबल होगा कि ए जो है वो एक सबसेट हो बी का। सबसेट क्या होता है कि उसी बड़े में से एलिमेंट लिए होते हैं। तो अगर बी फॉर एग्जांपल 10 नंबरों का एक सेट है तो उसमें से ए हमने 6 लिए हैं, वो 6 के 6 बी में से लिए हुए हैं। तो जब आप कॉमन लेंगे तो वही 6 आएंगे सारे। तो इसलिए फिर सबसेट हमें दिखाना है कि ये कब पॉसिबल होगा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नीचे ये लाइन में लगा लें, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन आगे लिख दें कि ए इंटरसेक्शन बी कैन हैव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, जैसे मैंने आपको जुबानी बताया। सो ये चीज़ें बराबर हो सकती हैं। आगे चलें, अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें आ गई। देखें 8 वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी जो है ये वो रिजल्ट होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं ट्रुथ टेबल्स का, तो वो जो आंसर आता है वो हमेशा ट्रू ही आता है, हमेशा ट्रू आता है, जो मर्जी कंडीशंस लग रही हो। तो हमेशा आंसर अगर ट्रू आ जाए ना तो हम कहते हैं कि ये जो है काम, ये स्टेटमेंट, ये टोटोलॉजी है। अ टोटोलॉजी इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, एक बयान है, एक बात है, दैट इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू होती है। इफ़ वी कंस्ट, अब देखें एक और चीज़ है, ये जो टोटोलॉजी और ये जो आगे ट्रुथ टेबल है, अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है तो आपने क्या करना है, आपने 2.3 एक्सरसाइज को गौर से पढ़ना है। वहाँ मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है, 2.3 है कि 4 है वो चेक कर लीजिएगा, थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं, वो आपका जो ट्रुथ टेबल्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे भी कोशिश करता हूँ। सो क्या होगा, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, इफ़ वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल, जैसे ये टेबल बना हुआ है, ये हम बनाते हैं फॉर अ स्टेटमेंट एंड ऑल कॉलम वैल्यूज कम्स आउट ट्रू, वही बात आ गई ना कि हमेशा आंसर ट्रू आए, देन द स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। तो थोड़ा सा ये 2-3 जुमले लिख देंगे तो टोटोलॉजी की डेफिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही प्रूव किया हमने। कहता है शो कराएं कि ये जो है बात, ये वाली जो है टोटोलॉजी बनती है। पहले तो आप ये देखें कि इसमें है क्या क्या, P है और Q है, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं और तो कोई नहीं है ना, फिर दोबारा से P आ रहा है। तो आपने P बनानी है और P में उसके जो डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं वो बनाने हैं, क्योंकि 2 बातें हैं, एक सिंगल बात नहीं है। तो वो कैसे आउटकम होता है कि पहली स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरी भी ट्रू हो। पहली अगर ट्रू है तो अगली फॉल्स भी हो सकती है, या पहली फॉल्स है तो अगली ट्रू हो सकती है, या पहली फॉल्स है तो अगली फॉल्स। यही 4 कम्बिनेशन हो सकते हैं ना। तो ये P का और Q का हम ऐसे हमेशा बनाते हैं, P के दोनों ट्रू पहले, फिर दोनों फॉल्स, Q का ट्रू फॉल्स। ये एक किस्म का फिर रट्टा हो जाता है, हर दफ़ा जब भी बनाना है वो इसी तरह से बनाना होता है।
अब पहला क्या बनाना है, ब्रैकेट के अंदर वाला, P इम्प्लाइज Q, P हो तो फिर Q हो। अब ये भी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका बेसिक सा टोटका ये होता है कि ये हमेशा ट्रू आती है, P इम्प्लाइज Q। फॉल्स कब आती है, जब पहला ट्रू हो अगला फॉल्स हो, पहला ट्रू हो अगला फॉल्स हो तो फिर वो फॉल्स बनती है, वरना हमेशा ट्रू आती है। तो देखें, ट्रू ट्रू का ट्रू है, फॉल्स ट्रू का फिर ट्रू है, फॉल्स फॉल्स का ट्रू है, लेकिन फॉल्स कब हुआ है, जब पहला ट्रू है अगला फॉल्स है। ये मैंने पूरा तफसील से बताया हुआ 2.3 में। तो ये बन जाती है। अब इसकी क्या करनी है, देखें, इसकी हमें नेगेशन करनी है। नेगेशन बड़ी आसान होती है, इन्हीं सब का उल्ट कर देना आपने, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ये नेगेशन बना ली। अब इस नेगेशन के बाद इम्प्लाइज P, अब इसका यानी ये वाले जो जो कॉलम है इसका, और फिर P का ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों का हमने देखना है। और इसका भी उसी तरह कि इन दोनों का रिजल्ट कब फॉल्स होना है, जब पहला ट्रू हो और अगला फॉल्स हो। तो देखें, ये पहला ही है ना, क्योंकि ये शुरू में है, तो इस पहले में ट्रू कहाँ है, ये ट्रू है, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे फॉल्स नहीं है, ट्रू ही है। तो मतलब ये हुआ कि जहाँ पे कोई फॉल्स होने के चांसेस थे वो भी नहीं है, तो ये सारे रिजल्ट्स इनके ट्रू ट्रू ही आने। ठीक है, इम्प्लीकेशन का मैं फिर बता दूं कि ये जो इम्प्लीकेशन होती है इसका आंसर हमेशा ट्रू आता है। फॉल्स कब आता है, जब पिछली चीज़ जो है ये ट्रू हो और ये अगली वाली चीज़ फॉल्स हो। ये यहाँ पे नहीं बना, ये देखें इधर ट्रू तो है, ठीक है, लेकिन उसके सामने जो P है उसमें फॉल्स नहीं आया, तो फिर वो सारे आंसर्स जो हैं वो ट्रू ट्रू के ही आएंगे। ये देखें उस वाले में, और वही बात आ गई जो ऊपर हमने पढ़ा है कि अगर सारे ट्रू हो तो फिर वो क्या होता है, टोटोलॉजी। तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड कि आंसर जो है उसका टोटोलॉजी आ रहा है वो सारा। एक और है, इसको भी देख लें, इसको भी टोटोलॉजी बनाना है, बड़ा इजी सा काम है। इसमें भी देखें P और Q आ रहे हैं, तो आपने P और Q तो बना लेना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यहाँ तक तो बन जाता है। अब हमें क्या चाहिए, P और Q। अब P और Q का जो टोटका है वो क्या होता है कि जब P और Q करते हैं, ये नीचे वो जो V बनता है ये और कहते हैं, OR, ठीक है, ये इसका रिजल्ट क्या होता है, उसमें हम ये देखते हैं कि पिछले दोनों में ट्रू है कि नहीं। अगर कोई एक भी ट्रू मिल जाता है तो आंसर ट्रू दे देना है। ये देखें दोनों ट्रू है, ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स हुआ है, और में ये होता है। ठीक हो गया। अब इसके साथ क्या करना है, P इम्प्लाइज दिस वन, तो ये P पहले वाला और इम्प्लाइज ये वाला। तो दोबारा आपने वही देखना है कि इधर शुरू वाले में अगर ट्रू आ रहा है तो उससे आगे फॉल्स आता है कि नहीं। इधर ट्रू आ रहा है तो आगे फॉल्स नहीं आया, इधर ट्रू आ रहा है आगे फॉल्स नहीं आया, बाकी तो और कोई ट्रू है ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि हमारा सारे आंसर्स जो हैं वो ट्रू ट्रू हो जाएंगे, और प्रूव हो गया कि टोटोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे थोड़ा सा इजी काम है, रिलेशन बनाना है। देखें, कहता है जी हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, और कहता है फाइंड द रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन बनाए एक्स वाई। जाहिर है ये एक्स वाई की फॉर्म में ही होते हैं, पहले एक नंबर होता है फिर आगे दूसरा होता है, लेकिन ये असल बात कि उनमें क्या होना चाहिए, एक्स और वाई को बराबर होना चाहिए। इन ए का मतलब ये होता है कि ए का ए के साथ ही क्रॉस लेके आपने वो सेट्स बनाने हैं, वो चीज़ें बनानी है, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। इसके साथ कोई बी सेट होता ना तो हम ए क्रॉस बी लेते, वही जो 9 10 में करते थे। तो चूंकि ए है ना, तो ए का ए के साथ ही क्रॉस, वो क्रॉस क्या से होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एक और लिख लें ए, आप ज़रा आइडिया हो जाएगा ना, बेहतर बना सकें। अगर आपको नहीं आइडिया तो समझ है तो फिर तो ईजी काम है। आपने क्या करना होता है, एक एलिमेंट यहाँ से उठाएं, एक यहाँ से, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, ऐसे कम्बिनेशन बनाते हैं। फिर 2 के साथ 1, यानी इसके हर एलिमेंट का इन हर एलिमेंट के साथ कम्बिनेशन। वो देखेंगे मैंने सारा बना दिया, ठीक है। डायरेक्ट आंसर नहीं देते, पहले ए क्रॉस ए बनाते हैं, क्योंकि 2 नंबर का काम है, थोड़ा सा करना चाहिए। ए क्रॉस ए बना लिया ना, अब सिंपल काम है। उसने कहा हुआ है कि भाई वो आपने इनमें से उठाने हैं जिनमें एक्स और वाई बराबर है, दोनों बराबर हों। जैसे ये 1 1 है, फिर ये 2 2 है, फिर ये 3 3 है, फिर ये 4 4 है, बस वो लिख दें लहदा से। यही हमारा आंसर है कि जो रिलेशन आप पूछ रहे हैं वो ये वाला है, दैट्स इट, हो गया। आगे चले 12 वाले में, ये भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, और यहाँ रिलेशन जो बनाना है उसमें ये है कि x प्लस वाई जो है दोनों को जमा कराएं तो उनका आंसर 5 से छोटा हो, लेस देन 5।
और इन ए ही है, ए का ए के साथ ही क्रॉस देखें, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3, ये सारा मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें वही बात कि 1 और 1 को जमा करें, 2 आता है ना, छोटा ही आया ना 5 से, लिख दें। 1 और 2 3 है, छोटा ही है। 1 और 3 4 है, छोटा ही है। 2 और 1 ओके, 2 और 2 4 है, छोटा ही है। 2 और 3 5 हो जाता है, वो नहीं लिखेंगे। आगे चलें, 3 और 1 4 है, वो भी छोटा है। तो 5 से आंसर छोटा होना चाहिए, तो वो सारे कॉम्बिनेशन हम लिख देंगे। अब आगे एक बड़ा मज़े का कंसेप्ट है इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। एक रिलेशन का इन्वर्स लिख के दें, और बड़ा इजी है। ये उसने रिलेशन दिया हुआ है, इसका कहता है इन्वर्स बनाएं। इन्वर्स में ये होता है कि आपने y को x की जगह ले जाना है, x को y की जगह ले आना है, बस सबके साथ यही कर दें। 1 2 है, 2 1 बना दिया। 2 5 है, 5 2 बना दिया। 3 4 है, 4 3 एंड सो ऑन। देखें कितना आसान काम है। 5 4 है, 4 5, यानी 4 5 की जगह पे, 5 4 की जगह पे, बस दोनों रकमों की जगह चेंज कर देनी है, दैट्स इट, इन्वर्स बन जाता है। डेफिनेशन भी आ जाए तो लिख दें भाई, इसमें ऐसे ही करें, x को y की जगह रिप्लेस कर दें, y की जगह x लिख दें, एक दो जुमला बना दें। फिर ये ग्रुप और सेमी ग्रुप की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप असल में एक सेट होता है, छोटा बड़ा कोई एक सेट होता है। अ ग्रुप इज अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी, खाली नहीं, कुछ ना कुछ आएगा ना, 1 2 3 कुछ ना कुछ आना चाहिए उसमें। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट होता है ऑन अ बाइनरी ऑपरेशन, उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन भी साथ लगाओ। अब ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है? अब चूँकि तफसील नहीं मैंने बताई, हल्का फुल्का बता देता हूँ। बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं जमा को, मनफी को, ज़रब को। क्यों कहते हैं इसको बाइनरी? क्योंकि इसमें दो चीज़ें हमेशा हमें चाहिए होती हैं। अब मिसाल है, हमने जमा कराना है तो किसी, अब 5 है, 5 एक चीज़ है ना, अब 5 में क्या जमा कराएं? कुछ चीज़ होगी तो जमा कराएंगे ना। तो फॉर एग्जांपल जी 4 जमा कराना है, तो इसमें 2 नंबर आ गए ना, 2 चीज़ें आ गई। इसलिए ये जो जमा है, इसको हम बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन तो है कि जमा हो रहा है, कोई काम हो रहा है, लेकिन बाइनरी है क्योंकि इसको कम से कम 2 चीज़ें तो चाहिए ना जमा कराने के लिए। 2 चीज़ों पे वो अप्लाई होता है, इसलिए इसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो कहता है एक सेट आप लिख लें साथ, और उसके साथ कोई जमा ज़रब वो लिख लें, तो इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है? ग्रुप हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा तफसील में भी हम नहीं जाते, अभी ये ग्रुप की डेफिनेशन। यहीं से फिर सेमी ग्रुप बनता है। अब सेमी ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है? अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज अ सेमी ग्रुप इफ। अब उस पर ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो फिर वो सेमी ग्रुप है। नंबर 1 क्या है? इट इज़ क्लोज्ड अंडर उस ऑपरेशन के, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे मैंने पीछे बताया, जमा है या ज़रब है, अक्सर यहाँ प्लस होता है या मल्टीप्लाई होता है, ये 2 ही ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें वो क्लोज हो। क्लोज का मतलब क्या होता है? यानी फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई हमने लिया हुआ है, तो हमारे पास एक नंबर है 1, एक है -1। ये अक्सर पेपर में आता भी है, MCQs में और दूसरों में। तो अब इनके ऊपर ये अप्लाई हो रहा हो, यानी अगर इनको ज़रब दें, जैसे ये बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, तो 1 और -1 को ज़रब दें, क्या आता है आंसर? -1 ही आता है। और वो माइनस उसी में मौजूद है, -1 उसी में मौजूद है। तो जब मौजूद है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड है, क्योंकि उसी के अंदर होना चाहिए। क्लोजनेस का ये मतलब होता है कि उन पे वो बाइनरी ऑपरेशन लगाएं और वो चीज़ वहाँ मौजूद रहे, उसी सेट के अंदर हो, तो वो बाइनरी, वो क्या होता है? क्लोज्ड। तो ये कंडीशन फुलफिल होती हो। और नंबर 2 बड़ी सिंपल सी है कि ऑपरेशन जो हम लगा रहे हैं ज़रब का या जमा का, वो एसोसिएटिव उसको होना चाहिए। और ये होते हैं एसोसिएटिव। अगर आप 3 नंबर हो, एसोसिएटिव में 3 नंबर्स होते हैं ना, तो उनको प्लस कराएं आगे पीछे करके, या ब्रैकेट आगे पीछे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जमा ही करवाना है या ज़रब देना है, आंसर वही आता है। तो एसोसिएटिव तो वो होता ही है। तो अगर वो एसोसिएटिव भी हो जाए और ये क्लोज्ड भी हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? सेमी ग्रुप कहते हैं। ठीक हो गया। अब आगे देख चलें जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई दफ़ा पेपर में आता है। कहता है जी अगर ए और बी एलिमेंट्स हैं किसी ग्रुप के, तो फिर इस मसावात को हल कराएं। आमतौर पे तो बड़ा इजी है, ए को उठाएं उधर ले जाएं तो लो जी एक्स का आंसर आ गया। लेकिन यहाँ हमने ग्रुप के हिसाब से चलना है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं? उस स्टेटमेंट के लिखेंगे। अब चूंकि एक्स मालूम करना है ना, एक्स को अकेला करना है, तो फिर ए को ख़त्म कराएं यहाँ से। तो ए का जो उल्ट है वो लेके आए। तो उल्ट क्या होता है? ए है तो ए का इन्वर्स, तो ए का इन्वर्स इस साइड पे भी लिख दिया, उस साइड पे भी लिख दिया। अब क्या होगा अगले स्टेप में? ए को, ए इन्वर्स को और ए को अलहदा कर दें, एक्स को अलहदा कर दें, स्टेप्स ही बनाने हैं। और ए का इन्वर्स और ए जब इकट्ठे होते हैं तो आइडेंटिटी आता है, ई आता है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। इन्वर्स को उसके असल से ज़रब दिलाते हैं तो आइडेंटिटी आता है, उसको हमने यहाँ ई से शो कराया हुआ है, तो उसकी जगह ई लिख देंगे,
एक्स, ये सारा वैसे ही आता जाएगा। और आइडेंटिटी के साथ किसी चीज़ को ज़रब दें तो वही चीज़ रहती है, आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ई एक्स जो है वो ई एक्स ही हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट आंसर। तो ज़रा यहाँ स्टेप्स बनाने हैं, वरना डायरेक्ट वाला काम यहाँ नहीं करना। तो ये स्टेप्स के ही यहाँ नंबर होने हैं ग्रुप्स के हिसाब से। इसी तरह एक और सवाल है जो अक्सर पेपर में आता है, कहता है कि शो दैट कि किसी ग्रुप के लिए ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है। दोनों साइडें हमने बराबर लानी है। तो अब देखें यहाँ ए बी का इन्वर्स है ना, तो ए बी का इन्वर्स वो किसके बराबर होता है, ए बी के, एक दूसरे का उल्ट, क्योंकि हमने पीछे भी यही किया था, उसका ए का उल्ट लाए थे ए इन्वर्स, तो ए बी इन्वर्स का उल्ट ए बी होगा। तो ए बी इधर भी लिख दें, ए बी उस साइड में भी लिख दें। अब अगले स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये ए बी ये उसका इन्वर्स दोनों मौजूद है ना, तो उनकी जगह तो ई आ गया, एक दूसरे से रब हो गया, ई आ गया। यहाँ स्टेप्स बनाएंगे, बी और बी इन्वर्स को पहले इकट्ठा करें, क्योंकि दोनों साथ साथ हैं, इकट्ठा करें उनको, ठीक है, साथ साथ से लेके चलते हैं। और बी इन्वर्स हो गया इकट्ठे, ब्रैकेट में लगा लेना, स्टेप बनाने हैं। उसके बाद उनकी जगह ई लिख दें कि वो दोनों ज़ाहिर है एक दूसरे के इन्वर्स इकट्ठे हो गए हैं, तो ई आना चाहिए। और अगली दफ़ा ई किसी भी चीज़ से ज़रब हो तो निकल जाता है ना, ख़त्म हो गया, तो ए और ए इन्वर्स ही रह गया। फिर जब इन्वर्सेस इकट्ठे हुए फिर ई आ गया, तो उधर से भी ई आ रहा है, इधर से भी ई आ रहा है, तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी कई दफ़ा पेपर में आता है, कहते हैं शो दैट कि ये जो सेट है ये एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एबिलियन ग्रुप की ना काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थोड़ा ये वैसे बड़ा ही सवाल बन जाता है, चले बड़े के हिसाब से इसको समझ लें, इजी काम है। आपने ये करना है कि आपने इसका टेबल बनाना है, ये वही है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को लें, डॉट लगाएं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से शो कराते हैं, तो इधर को भी लिख दें, इधर को भी लिख दें। अब आपने क्या करना है, इनको ज़रा 1 1 जार 1, 1 ओमेगा जार ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 के साथ ज़रब दें तो वही कुछ ही आता है ना। फिर ओमेगा 1 जार ओमेगा, ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब उसने कहा हुआ 1 होता है, तो आपने उसकी जगह 1 लिखना है। फिर ओमेगा स्क्वायर 1 जार ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, फिर ओमेगा क्यूब आएगा, वो 1 हो जाना है। और ओमेगा स्क्वायर और स्क्वायर 4 पावर जो है ऐसे ही है कि 3 पावर अलहदा और 1 अलहदा, तो ये 1 हो जाएगा, हाली ओमेगा। तो देखें ये जितने भी नंबर्स आए हैं ये वही आए हैं सारा दोबारा से, बड़ी चीज़ कोई नहीं आई, उनके अलावा कुछ नहीं आया। तो ये क्लोज्डनेस हुई ना इसकी, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट वही हैं। तो अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ आप गिनवा सकते हैं या ना गिनवाएं, क्योंकि 2 नंबर का तो सवाल है, ये छोड़ दें सारी प्रॉपर्टीज़। बस ऐसे ये टेबल बना के ना तो आप लिख दें कि इट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एबिलियन ग्रुप, सो इट इज़ अ एबिलियन ग्रुप, ऐसे करके लिख दें इसे। ठीक है जी, चलें, ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट इंशाल्लाह 3 करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।